प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार सफर पर। आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसी एक्शन कॉमेडी फिल्म जो आपको हंसाने के साथ रोमांच से भर देगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रिटायर्ड आर्मी मेजर राव से, जो मुख्यमंत्री से एक गुप्त मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। ये मीटिंग ऐसी जगह पर हो रही है जिसके बारे में सिर्फ मुख्यमंत्री और राव को ही पता है। वहां पहुंचने पर मुख्यमंत्री बताते हैं कि उनके पार्टी के कुछ लोग धीरे धीरे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। कुछ पैसों के लालच में वो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो देश के लिए खतरा बन सकते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं अकेला इन सब चीजों को संभाल नहीं सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हमें एक गुप्त संगठन बनाना होगा। इस संगठन में सिर्फ टॉप एजेंट्स होंगे जो ऐसी हरकतों पर नजर रखेंगे जो देश को खतरे में डाल सकती हैं। लेकिन याद रखना, इस संगठन के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पैसों के दम पर एजेंट्स को भी खरीदा जा सकता है। यह सुनकर राव तैयार हो जाते हैं और कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो एक गुप्त संगठन खड़ा करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ सालों बाद की एक सीन में हमें एक भीड़ भाड़ वाले मॉल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक आदमी खड़ा है। अचानक उसकी त्वचा लाल होने लगती है और चंद पलों में वो बम की तरह फट जाता है। यहाँ राव अपने संगठन के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जो बाहर से दिखने में एक बीमा कंपनी जैसा लगता है, लेकिन अंदर से एक पूरा अड्डा बना हुआ है। यहाँ राव मुख्यमंत्री से बात करते हैं, जहां पुरानी मुख्यमंत्री के बेटे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है। नया मुख्यमंत्री राव से कहता है, मुझे लगता है कि ये मॉल धमाका आतंकवादी हमला है, और अगर ऐसा है तो सीबीआई और रॉ इसमें शामिल होंगे, लेकिन उनकी जांच की प्रक्रिया बहुत धीमी होगी। मैं चाहता हूं कि आप और आपकी टीम इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। मेरे पिता को आप पर पूरा भरोसा था और मुझे यकीन है कि आप मेरा भी भरोसा नहीं तोड़ेंगे। राव भी आश्वासन देते हैं, आप चिंता मत करिए, हम जल्द ही अपराधियों को उनके किए की सजा देंगे। अब राव अपने सभी एजेंट्स से इस काम की जिम्मेदारी सौंपने की बात करते हैं, लेकिन पता चलता है कि सारे एजेंट्स अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। सिर्फ चारी 111 नाम का एक एजेंट खाली है, जिसे राव ने पहले उसकी हरकतों के कारण सस्पेंड कर दिया था। राव के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचता, तो मजबूरी में ये केस चारी को सौंपना पड़ता है। इधर हमें चारी की झलक मिलती है, जो अपने कराटे क्लास में मस्त है, लेकिन उनकी हरकतें देखकर लगता है कि वो बेहद डरपोक और नौसिखिए एजेंट है। यहाँ तक कि उन्हें एजेंट कहना राव के लिए शर्मिंदगी की बात है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। जैसे ही चारी को राव का संदेश मिलता है, वो तुरंत संगठन के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात प्रिया नाम की नई एजेंट से होती है, जो इस बम केस में उनके साथ काम करने वाली है। चारी उसे देखते ही दिल हार बैठते हैं और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया उनकी एक भी बात में दिलचस्पी नहीं लेती। राव बाकी एजेंट्स को भी इस मिशन के बारे में बताते हैं। हमें उन आतंकवादियों का पता लगाना है जिन्होंने मॉल में धमाका किया। हो सकता है कि एक धमाके से वो शांत न हो, शायद उनके पास भविष्य में भी कोई योजना हो, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ना होगा। मेरे पास सारे सीसीटीवी के डेटा हैं और मुझे शक है कि इस मामले के पीछे श्रीनिवास नाम का आदमी है, जो उस बम वाले आदमी का पीछा कर रहा था। हाल ही में उसके खाते में करोड़ों की डील हुई है और मुझे यकीन है कि वो इन सब चीज़ों में शामिल है। चारी इस मिशन को हाथ में लेते हैं और श्रीनिवास के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो गलती से दरवाजे पर माइन बिछा देते हैं और घर में घुसते ही श्रीनिवास के कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी कहानी में एंट्री होती है एजेंट ईशा की, जो चारी के बिल्कुल उलट है। जहां चारी को गुंडों को साफ करना था, वहां उसने शायद ही कुछ किया हो। ईशा बिना डरे बहादुरी से सबको खत्म कर देती है, लेकिन उसी दौरान चारी श्रीनिवास को पकड़ता है, पर गुंडे उसका सूटकेस छीन लेते हैं जिसमें सौदा करने का सामान था। अब चारी सूटकेस और एक बड़े बैग के साथ राव के पास पहुंचता है, जिसमें उसके हिसाब से श्रीनिवास बंद था। लेकिन जैसे ही राव बैग खोलते हैं, अंदर से श्रीनिवास नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत निकलती है, जिसे चारी गलती से श्रीनिवास समझकर पकड़ लाया था। जैसे ही वो औरत बाहर आती है, वो राव पर हमला कर देती है और कहती है, तुमने मुझे किडनैप करने की हिम्मत कैसे की? पर राव किसी तरह उसे समझाकर वहां से भेज देते हैं। अब सूटकेस भी खाली है, जिसे देखकर चारी हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, क्या उसका सूटकेस बदल दिया गया है? चारी और उसके दोस्त मिलकर सूटकेस का पता लगाने निकलते हैं, क्योंकि चारी ने उस सूटकेस में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। जब वो
उस घर के अंदर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर ईशा और राव मौजूद हैं, जिनके पास वही सूटकेस है। चारी के मन में शक घर कर जाता है, क्या राव और ईशा आतंकवादियों के साथ मिल गए हैं? तभी राव उसे समझाते हैं, मैंने ईशा को तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, वरना तुम कब तक भगवान के पास चले जाते। बड़ी मुश्किल से ईशा ने वो सूटकेस बचाया जिसे चारी पहले ही खो चुका था। अब सभी मिलकर सूटकेस खोलते हैं, जिसमें एक तरह का कैप्सूल होता है। कोई नहीं समझ पाता कि ये चीज है क्या। अटेंडेंट इसे एक साधारण कैप्सूल समझकर नीचे फेंक देता है, लेकिन वो जल्दी से उसे खा लेता है। जैसे ही वो उसे खाता है, वो भी मॉल वाले आदमी की तरफ फट जाता है। अब सभी को समझ आता है कि मॉल में हुए धमाके की वजह भी यही कैप्सूल था। इसका मतलब साफ है कि श्रीनिवास ही इसके पीछे है, क्योंकि वही ब्रिटिशों के साथ इस कैप्सूल का सौदा कर रहा था। कैप्सूल के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए एक वैज्ञानिक को बुलाया जाता है। वैज्ञानिक चूहे के शरीर के हिस्सों की जांच करता है ताकि पता चले कि ये कैप्सूल कितना खतरनाक हो सकता है। अगले दृश्य में वैज्ञानिक राव और बाकी लोगों को बुलाकर बताता है कि ये कैप्सूल दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक केमिकल हथियार है। अब तक कोई इससे ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं बना सका है। मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल इसे समझने में लगाए हैं, फिर भी इसे पूरी तरह नहीं बना सका। लेकिन जिसने ये हथियार बनाया है वो धमाकों के पीछे है। कुछ साल पहले महिमा नाम की एक वैज्ञानिक ने ऐसा हथियार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उसे पकड़ लिया और उसका प्रोजेक्ट रोक दिया गया। ये सुनकर राव कहते हैं, इसका मतलब साफ है कि ये सब महिमा का काम होगा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। किसी ने उसके तरीके से ये केमिकल कैप्सूल बना लिया है। अब राव सीएम के पास जाकर उन्हें महिमा के बारे में बताते हैं। कुछ साल पहले हमें महिमा को मारने का मिशन मिला था, क्योंकि उसने आतंकवादियों का समर्थन कर उनके लिए ऐसा हथियार बनाने की कोशिश की थी। मैंने और मेरी टीम ने मिलकर महिमा को मार दिया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम रावण था। हमने रावण को अनाथालय भेज दिया। मुझे लगता है कि वही अब इस हथियार के पीछे है और वो अपनी माँ का देश से बदला लेना चाहता है। यह सुनकर मुख्यमंत्री चौंक जाते हैं। अगले दृश्य में हमें रावण दिखाया जाता है, जो एक गुप्त अड्डे पर है, जहां उसके वैज्ञानिक उसी कैप्सूल को तेजी से बना रहे हैं। राव के अनुरोध पर चारी और ईशा फिर से श्रीनिवास के घर जाते हैं ताकि उसे पकड़कर रावण का ठिकाना पता लगाया जा सके। तभी श्रीनिवास की गर्लफ्रेंड आ जाती है और चारी से लड़ने लगती है। ईशा श्रीनिवास को पकड़ लेती है, जबकि चारी गर्लफ्रेंड से बुरी तरह पता है। लेकिन जैसे ही चारी उठता है, वो उसे एक जोरदार किक मारता है। जब वो चारी को मारने वाली होती है, चारी हट जाता है और वो छत से गिरकर बेहोश हो जाती है। अब चारी वहां से आसानी से निकल आता है। दूसरी ओर राव और बाकी लोग श्रीनिवास से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो रावण के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर उसने कुछ बताया तो रावण उसे नहीं छोड़ेगा। ये देखकर ईशा और चारी हैरान रह जाते हैं कि आखिर लोग रावण से इतना डरते क्यों हैं। तभी राव उन्हें रावण की पूरी कहानी बताते हैं। कुछ साल पहले महिमा नाम की एक महिला, जिसने केमिस्ट्री में गोल्ड मेडल जीता था, शहर से दूर एक अस्पताल में काम करने आई थी। उसकी डिग्री देखकर वहां के डॉक्टर भी हैरान थे। यही कारण था कि उन्होंने महिमा को अपने अस्पताल में काम पर रखा, क्योंकि महिमा फार्मेसी में बेस्ट थी। लेकिन महिमा के लिए उस अस्पताल में जुड़ने का एक ही कारण था, और वो था रावण। रावण किसी बीमारी के साथ पैदा हुआ था, ऐसी बीमारी कि अगर उसे प्रदूषण भरे माहौल में रखा जाए तो वो सांस भी नहीं ले सकेगा। इसलिए महिमा उसे शहर से दूर एक छोटे से अस्पताल में ले आई, जहां वह काम करती थी। लेकिन काम के साथ साथ वह रावण के लिए दवाई भी बना रही थी। महिमा ने उसे ठीक करने के लिए अपने बनाए हुए दवाइयों का इस्तेमाल किया। उसने अपने ही अस्पताल के मरीजों पर इन दवाइयों का गुप्त रूप से परीक्षण शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से अवैध था। पर महिमा के लिए उसके बेटे से बढ़कर कुछ नहीं था। उसकी दवाओं के कारण 25 मरीजों की मौत हो गई, लेकिन उनमें से एक डेविड नामक मरीज बच गया। डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था कि वह बच नहीं पाएगा, पर महिमा की दवा ने उस पर असर किया। इसी उम्मीद में महिमा ने वो दवा रावण को भी दी, लेकिन वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। अब वह लोगों के साथ रह सकता था, पर बिना ऑक्सीजन मास्क के नहीं। जब डेविड ने महिमा के पास इतनी जानकारी देखी तो उसने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया और कहा, मुझे रूस पर हमला करना है। इसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक रासायनिक हथियार बनाना होगा। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपने बेटे का इलाज करवा सको।
अपने बेटे रावण के इलाज के लिए महिमा ने मजबूरी में डेविड की बात मान ली और उसके लिए रासायनिक हथियार बना दिया। लेकिन सरकार को इसकी भनक लग गई और उन्होंने डेविड को पकड़ लिया। पर महिमा रावण के साथ कहीं छिप गई। राव आगे बताता है कि मेरे मुखबिर ने मुझे उनके ठिकाने के बारे में बताया और मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और डेविड की जान ले ली, क्योंकि महिमा ने हमें मारने की कोशिश की थी। तब से रावण देश और मुझसे गुस्से में है और शायद अब वो रुकने वाला नहीं है। कुछ समय बाद रावण का फोन आता है और वो कहता है, अगले 3 दिनों में 7 और धमाके होंगे। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। मैंने दूसरे देशों से उस कैप्सूल के लिए सौदा किया है और जो मुझे वो कैप्सूल देगा मैं उसे अरबों देने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे उन्हें उस कैप्सूल की ताकत का डेमो दिखाना है। इसलिए मैंने 7 धमाके करने का फैसला किया है और ये धमाके वहीं खत्म होंगे जहां से ये शुरू हुए थे। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और फोन कट जाता है। इसी बीच रावण 2 और जगहों पर धमाके करता है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और हजारों घायल होते हैं। अब जैसे ही राव मुख्यालय में बैठकर रावण के फोन को ट्रेस करने के लिए अपने हैकर को बुलाता है, रावण वहीं एक और धमाका कर देता है। इस कारण राव तुरंत मुख्यालय पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि रावण वहां पहले से ही इंतजार कर रहा था। वहां पहुंचते ही रावण एक धुएं का बम फोड़ता है जिससे राव बेहोश हो जाता है और रावण वहां से सभी घायल लोगों को उठा ले जाता है। राव और रेशा जैसे ही मुख्यालय पहुंचते हैं और वहां की हालत देखते हैं, वे भी डर जाते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। इसी बीच चारी को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं राव सर इस धमाके में मारे तो नहीं गए, और वह उनके बारे में अच्छी बातें याद करने लगता है। उसे हमेशा लगता था कि राव सर मजाकिया हैं, पर अब उसे याद आता है कि राव सर हमेशा बी प्लान रखते थे। तभी वह राव की कार चेक करता है जिसमें उसे एक थिएटर का टिकट मिलता है। जैसे ही वह उस थिएटर में पहुंचता है, बीड़ी पीते हुए वह एक आदमी को देखता है जो उसे टिकट देखकर एक गुप्त कमरे में ले जाता है। वहां बहुत सारे खतरनाक हथियार होते हैं जिन्हें देखकर चारी और ईशा दोनों हैरान रह जाते हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल करके अब वे आसानी से रावण और उसके बेस को खत्म कर सकते हैं। इसके बाद चारी और ईशा उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहां महिमा मारी गई थी, क्योंकि रावण ने कॉल करके कहा था कि यह वहीं खत्म होगा जहां से यह शुरू हुआ था। चारी को यकीन हो जाता है कि रावण का बेस भी वहीं है जहां महिमा मारी गई थी। यहाँ रावण ने राव और बाकी लोगों को बांध रखा था। तभी प्रिय वहां आकर अपना असली चेहरा दिखाती है। राव को तब पता चलता है कि प्रिय महिमा और डेविड की बेटी है, जो राव के मुख्यालय में जासूस बनकर काम कर रही थी। उसने रावण के साथ मिलकर यह योजना बनाई थी कि अपने दुश्मनों का सफाया करने के बाद वे कैप्सूल को बेचकर अरबों कमाएंगे। पर तभी चारी, ईशा और बीड़ी वाला आदमी मशीन गन लेकर आ जाते हैं और बेस में मौजूद सभी वैज्ञानिकों को गोली मारना शुरू कर देते हैं। चारी और ईशा मिलकर रावण के गुंडों का खात्मा कर देते हैं। अब रावण कमजोर हो जाता है और जब उसे लगता है कि वह अब जीत नहीं पाएगा तो वह भागने की कोशिश करता है। पर तभी चारी उसका पीछा करते हुए उसकी कार में चढ़ जाता है और उससे लड़ाई शुरू कर देता है। चारी सबसे पहले उसके ऑक्सीजन मास्क की पाइप निकाल देता है। रावण चारी के साथ खुद को मारने के लिए कई कैप्सूल एक साथ खा लेता है, जिससे एक भयानक विस्फोट होता है। सभी लोग सोचते हैं कि चारी भी उस धमाके में मारा गया, जिससे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद चारी राव के पास जिंदा लौट आता है। उसे देखकर राव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि चारी उतना कमजोर नहीं था जितना वह सोचता था। जरूरत पड़ने पर चारी अपनी जान भी दे सकता था। और इसी खुशी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।